बी सी आप बना, तो पहली चीज तो सारे इंटरनल एंगल का सम, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कितना होता है 180। ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी। कोई भी साइड साइड तभी होती है जब वो पॉजिटिव हो। ये तो अंडरस्टूड स्टेटमेंट हो गया। साइड लेंथ हमेशा, साइड लेंथ नेगेटिव थोड़ी लगेगा। दूसरा, ट्रायंगल का सिग्निफिकेंस तभी पॉसिबल है जब सम ऑफ टू साइड, थर्ड साइड क्या हो, यानी ए प्लस बी सी से ग्रेटर हो, या बी प्लस सी ए से बड़ा हो, या सी प्लस ए बी से बड़ा, और तीनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो गई। अगली सिचुएशन ये है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड, मतलब ए माइनस बी, ये सी से लेस होना चाहिए, या बी माइनस सी ए से लेस होना चाहिए, या सी माइनस ए बी से लेस होना। तो किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड ए बी सी तभी हो सकती है जब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन वैलिड। अगर दोनों में से कोई एक वैलिड हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगी। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वैलिड हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएंगी। और इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली। क्वेश्चन में अगर ये गिवन हो ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये दो रिजल्ट तुरंत चलते हैं। ए प्लस बी सी से ग्रेटर है, बी प्लस सी ए से ग्रेटर है, और ए प्लस बी सी से ग्रेटर है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। और एक इनइक्वालिटी का रिजल्ट इसी पर है, और वो है वो रिजल्ट है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमेशा 1 से छोटा या उसके बराबर होता है और हाफ से ग्रेटर होता है अगर ए बी सी ट्रायंगल की साइड है तो। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा हाफ से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा। 1 तभी होगा जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सीक्वेंस सीरीज के टाइम पे आपने प्रूफ किया होगा। बट अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है ना एबीसी साइड ट्रायंगल, ये रिजल्ट अगर यूज करने वाली इनइक्वालिटी है तो ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज होता है वहां पे। ए बी प्लस बी सी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हाफ से 1 के बीच में ही 1 हो सकती है। 1 इज द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और अदरवाइज ये दो रिजल्ट तो वैलिड नहीं। अब इसी में अगर तीनों साइड को अब एक्स का फंक्शन बना के दे दे और आपसे पूछ ले फाइंड आउट रेंज ऑफ एक्स इफ एबीसी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो आपको या तो ये रिजल्ट लगाना पड़ेगा, ये अच्छा दोनों नहीं लगाएंगे, या तो ऊपर वाली तीनों कंडीशन लगा के उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, या नीचे वाली तीनों। ऑब्वियसली ऊपर वाली कंडीशन लगाना आपके लिए हमेशा आसान पड़ेगा, तो वो वाली कंडीशन लगा के आप एक्स की रेंज के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड से अगर बड़ा है तो क्या कंडीशन इन्वॉल्व होगी। डन है भाई, देख लीजिए कोई डाउट है कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। समझ गए? चलो ये तो बात हो गई ट्रायंगल की एनालिसिस। अच्छा, ए बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर इंटरनल एंगल्स, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर साइड्स, वो बताने की जरूरत नहीं है। कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस। अच्छा ये भी कैपिटल आर कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब होता है सर्कम रेडियस। ये जनरल नोटेशन है जो आपको पता होना चाहिए। स्मॉल आर का मतलब होता है इन रेडियस। इन रेडियस मतलब इन जो सर्कल होता है उसकी रेडियस। R1 R2 R3 इसका मतलब होता है एक्स रेडियस। R1 मतलब इन फ्रंट ऑफ ए, R2 मतलब इन फ्रंट ऑफ बी, R3 मतलब इन फ्रंट ऑफ सी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कहीं भी डेल्टा लिखा हो तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और कहीं स्मॉल एस लिखा हो तो इसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर से मेरा मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई। ये जनरल नोटेशंस हैं जो ट्रायंगल में फिक्स होते हैं। तो जहां भी इनमें से कोई भी वर्ड आपके सामने आएगा हम उस नोटेशन का मतलब वही समझेंगे इन अ केस ऑफ ट्रायंगल। डन। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो रिजल्ट यूज होता है वो होता है साइन रूल। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन इसी पे आता है।
साइन रूल सिंपल ये होता है कि साइन रूल इंटरनल एंगल्स और उसके इंटरनल एंगल के साइन और सामने वाली साइड के रेशियो को मेंटेन करता है। मेरी बात समझ आ रही? तो साइन रूल क्या करता है, बोलो। साइन ए अपॉन साइड ए, साइन बी अपॉन साइड बी एंड साइन सी अपॉन साइड सी, दैट इज नथिंग बट 2r। ये होता है साइन रूल। मतलब सामने वाला एंगल उसका साइन और साइड, साइन एंगल का साइड, साइन एंगल का साइड, ये हो गया साइन रूल। सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल है। समझ गए कि नहीं? अभी इस पर वे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो बाकी चीजें हम समझ लेंगे। देन सेकंड जो इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या करता है, किसी भी एंगल को तीनों साइड से रिलेट कर देता है। कोसाइन रूल क्या करता है, किसी भी एंगल को तीनों साइड से रिलेट कर देता है। जैसे आपको कॉस ए लिखना है तो कॉस ए की जो सामने वाली साइड होगी उसका स्क्वायर माइनस होगा, तो उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड को ऐड करो, सामने वाली स्क्वायर माइनस करो बाई 2bc। अब इसको ट्रायंगल में ऐसे याद रखा जाता है, जैसे आपको इस एंगल के लिए कॉस रूल लगाना है तो ये दोनों साइड इसको बना रही है, अरे हाँ ना, तो इनका स्क्वायर ऐड करोगे और सामने वाला स्क्वायर माइनस, तो आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। तो कॉस बी का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही कॉस सी का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। यानी कि अगर आपको तीनों साइड का रेशियो पता हो तो आप तीनों एंगल के कॉस का रेशियो निकाल सकते हो। अगर आपको तीनों साइड का रेशियो पता हो या तीनों साइड की वैल्यू पता हो तो आप इंटरनल एंगल कॉस निकाल सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, इसको या तो ऐसे यूज कर सकते हैं या इसी रिजल्ट को ऐसे भी यूज किया जा सकता है, किसी भी एक साइड का स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर क्या हुआ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये रिजल्ट ऐसे भी यूज होता है। किसी मान लो मतलब ये रिजल्ट जो सेकंड वाला रिजल्ट लिखा वो मैंने क्यों लिखा उसका लॉजिक है। मान लो आपको एबीसी ट्रायंगल दिया है और आपको ए साइड लेंथ कैलकुलेट करनी है, आपको बी और सी साइड लेंथ दिया है और उनके बीच का एंगल दे रखा है। समझ में आया? तो सामने वाली साइड सीधे निकल के आएगी क्या, ए की वैल्यू सीधे होती है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको सीधे ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है और उसके सामने की साइड और उनके बीच का एंगल दे रखा है तो आप सीधा ये साइड लेंथ लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये कॉस रूल का दूसरा यूज है। कॉस रूल का पहला यूज समझ में आया, अगर तीनों साइड या उनका रेशियो दिया हो और उनके कॉस का रेशियो निकालना तो आप कॉस रूल यूज कर सकते हैं, या दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया हो और आपको सामने वाली साइड निकालनी हो तो कॉस रूल डायरेक्ट यूज होता है इन दिस केस, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस। कॉस रूल में अभी तक इन्हीं दोनों को यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बोलो। बात क्लियर हुई? कॉस रूल खत्म, कॉस रूल समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन रिजल्ट, प्रोजेक्शन फॉर्मूला जिसका यूज होता है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि आप किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक साइड बाकी दो साइड और उनके एंगल में लिख सकते हो। जैसे आपको ए लिखना है, ए को आप लिख सकते हो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। जैसे आपको बी लिखना है, बचा क्या, ए और सी, तो आप लिख सकते हो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। जैसे आपको सी लिखना है, सी में बचा क्या, ए और बी, तो आप लिख सकते हो ए कॉस बी प्लस बी कॉस। दैट इज प्रोजेक्शन। मतलब किसी भी एक साइड को आप बाकी दो एंगल, किसी भी एक साइड को उस, मतलब जैसे आपको ए साइड लिखनी है तो आपके पास दो एंगल आ गए ना, बी और सी, दो साइड आ गए बी और सी, तो आप उन दोनों एंगल और उन दोनों साइड में ए को रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय प्रोजेक्शन। अच्छा, प्रोजेक्शन से तो समझ में आ ही रहा है ना, आप चीजें प्रोजेक्ट करोगे तो इस ए को यहां पे आप प्रोजेक्ट करोगे डी पे,
ये साइड सी है और ये एंगल बी है, ये लेंथ तो सामने सामने दिख ही रही है, दैट इज सी कॉस बी। अच्छा ये बी है और ये एंगल है सी, तो ये वाली साइड लेंथ भी दिख ही रही है, सी कॉस, दोनों को ऐड करोगे ये बनेगा, दैट इज प्रोजेक्शन। अरे सी का प्रोजेक्शन ए में निकालते हो ना वेक्टर से, याद आया? सी का प्रोजेक्शन ए में निकालोगे तो सी कॉस बी तो होगा, बी का प्रोजेक्शन ए में निकालोगे तो वो सॉरी बी कॉस सी होगा, दोनों को ऐड कर दो फिर, नहीं आया समझ में, दैट इज प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन में एक तो प्रोजेक्शन क्या है ये समझ में आ गया, दूसरा ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में इस डायग्राम का भी कई बार यूज हो जाता है कि ये लेंथ क्या है। अगर यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, प्रोजेक्शन मतलब एल्टीट्यूड ही तो हो गया, एडी इज द एल्टीट्यूड ना, और साइन रूल भी यहीं से प्रूव होता है ना, एल्टीट्यूड से। ये वाली लेंथ दो तरीके से लिख सकते हो, एक इस ट्रायंगल के हिसाब से सी साइन बी, और एक इस ट्रायंगल के हिसाब से बी साइन सी, तो यहां से आ जाता है साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। प्रोजेक्शन से प्रूव होता है प्रोजेक्शन, और एल्टीट्यूड की लेंथ से प्रूव हो जाता है कौन सा रिजल्ट, साइन रूल। डन हो गया, देख लो। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यूज होता है दैट इज प्रोजेक्शन, कि आप किसी भी एक साइड को बाकी बची हुई दो साइड और बचे हुए दो एंगल के कॉस में लिख सकते हो, दैट इज प्रोजेक्शन। क्लियर है? डन हो गया, कोई दिक्कत? बाकी अब साइन रूल के एप्लीकेशन से एक रिजल्ट बनाया जा सकता है जिसे हम कहते हैं टैन रूल, उसे नेपियर्स एनोलॉजी भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसे टैन रूल भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक जगह जब आपको दो एंगल के डिफरेंस पे बात चल रही हो तो आप उस रूल को सोच सकते हो। जैसे मान लो आपने दो एंगल का डिफरेंस लिया बी और सी, तो बी और सी साइड का सम, बी और सी साइड का एडिशन और सामने वाले एंगल का कॉट, इसे बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी या टैन रूल भी कह सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने के लिए बस यही एक रिजल्ट लिख लो, बाकी सारे एंगल में रिजल्ट बना ही लोगे, वो इतना बड़ा टास्क नहीं। और ये आराम से साइन रूल लगाने से आ जाता है, इसमें आप साइन रूल लगाओगे, साइड को एंगल में चेंज करोगे तो घूम के रिजल्ट आएगा, तो इतना बड़ा टास्क है। समझ रहे हो कि नहीं? एक लिख लो तो बाकी a माइनस बी माइनस सी आप बना ही लोगे। ये रिजल्ट आप उस सिचुएशन में सोच सकते हो जहां पर आपको एंगल का डिफरेंस दिया हो और किसी एक एंगल का हाफ निकालना हो, उस समय ये रिजल्ट सोचा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बोलो भाई। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? अरे हाँ है ना, ओके हो भाई, टैन रूल में कोई दिक्कत? टैन रूल के बाद अगला जो रिजल्ट यूज होता है दैट इज हाफ एंगल रिजल्ट। हाफ एंगल रिजल्ट वैसे तो ये बहुत ही कम यूज हुए हैं अभी तक जे मेन में, जे मेन में हाफ एंगल रिजल्ट बहुत कम यूज होते हैं। बट हाफ एंगल रिजल्ट अगर पता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका कई कई जगह बच जाता है। मैं आपको सिंपल एंड स्ट्रेट याद रखने की टेक्निक दे देता हूँ। जैसे मान लो हम ए पर फोकस करते हैं, हमको साइन ए बाई टू याद रखना है और हमको कॉस ए बाई टू याद रखना है। साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू याद है तो टेन ए बाई टू तो याद हो ही जाना। अगर हमको साइन ए बाई टू याद रखना है तो रूट के अंदर डिनोमिनेटर में ए छोड़कर बाकी बची हुई साइड बीसी, यहां पर आएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी। स्मॉल एस तो समझते हो ना? अरे हाँ है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। समझ गए? ओके। अब बात आता है कॉस की। कॉस में भी डिनोमिनेटर में बीसी फिक्स है, बी इंटू सी, बट न्यूमरेटर में आता है जो एस और एस माइनस ए बचा हुआ पार्ट। भाई आपने हीरोस फार्मूला ट्रायंगल का वो एरिया का देखा ना, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस बी एस माइनस सी यहाँ उस जगह, बचे हुए दो यहाँ यूज होगा इन द केस ऑफ कॉस। समझ गए? और नीचे दोनों में बीसी फिक्स है, तो ऑब्वियसली tan वाला रिजल्ट तो सिंपल हो गया, व्हाट इज tan a by 2, साइन वाला न्यूमरेटर में और cos वाला डिनोमिनेटर में। अरे हाँ है ना। अब ये थोड़ा डरावना सा रिजल्ट है, उससे बेटर है इसको ऐसे याद रखना, दैट इज डेल्टा बाई एस एस माइनस ए। याद रखना आसान है, जहां डेल्टा समझते हो ना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, डेल्टा की वैल्यू हो जाती है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। स्मॉल एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई।
हाफ एंगल में यही 3 याद रखिएगा। बाकी अब b/2 लिखना है, c/2 लिखना है तो वो इजीली आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप ये वाला रिजल्ट याद रखिएगा, ये सेफ है। समझ रहे हो कि नहीं? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। डन। अब इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए जो क्वेश्चन एक आध बार डायरेक्ट पूछेगा वो ये है कि अगर ए बी सी इन एपी हो तो यहां से हम बोलते हैं साइन ए, साइन बी और साइन सी भी किसमें है? एपी में। सेम रेशियो है ना। या यहां से हम बोल सकते हैं कि कॉट a/2, कॉट b/2 एंड कॉट c/2 भी एपी में होता है। तो ऑब्वियसली 10a/2, 10b/2, 10c/2 किसमें होगा? एचपी। ये डायरेक्ट यूज होते हैं। ऑब्वियसली आप अगर देखो ध्यान से, इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या लिखोगे? s इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा, s इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा, s इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा। हाँ है ना? एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा खत्म, यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर ए बी सी किसमें है? एपी में है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी एपी में होंगे। एस बाई डेल्टा मल्टीप्लाई करोगे तो भी एपी में होंगे। इसका आंसर कॉट a/2, कॉट b/2, कॉट c/2 एपी में होंगे। तो उसका रेसिप्रोकल किसमें होगा? ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यूज होता है। बार बार इतना सब लिखने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं वहां पे। हो गया? अच्छा, अगर 10A 10B 10C एपी में हो तो अगर 10A 10B और 10C एपी में हो तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एपी में होते हैं और दोनों साइड से चलता है रिजल्ट। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एपी में होंगे तो 10A 10B 10C एपी में होंगे। नहीं तो ये समझ गए? ये सब साइन रूल से ही प्रूव होते हैं। साइन रूल से बियॉन्ड अभी तक आप नहीं निकले। सब साइन रूल का यूज है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ। आप यही तो बोलोगे ना, 10B माइनस 10C इक्वल टू 10C माइनस 10B। ओहो, 10B माइनस 10, 10B माइनस 10 होगा ना, 10C माइनस 10। अब सही है? अच्छा, आपने पढ़ा है ना 10B माइनस 10C इज नथिंग बट साइन B माइनस A अपॉन, ओहो उल्टा लिखवा दिया मैंने, कॉट होता है। सही करो, कॉट B, cot A and cot C are in AP, then A square, B square, C square in AP। 10 में गड़बड़ा जाएगा, नीचे cos आ जाएगा। cos मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसका मतलब 10A 10B 10C किसमें हो जाते हैं? HP में। अरे हाँ है ना? अब वो तो समझ ही रहोगे। 10A 10B 10C किसमें आ जाते हैं? HP में। जब cot A cot B cot C AP में है तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि 10A 10B 10C किसमें है? HP में।
अब देखो इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, कॉट बी माइनस कॉट सी इक्वल टू कॉट बी, अरे कॉट बी माइनस कॉट इक्वल टू कॉट सी माइनस कॉट बी। और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट को आप कॉस बाई साइन लिखते हो ना, दैट इज साइन ऑफ कितना, ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, और यहाँ पे लिख दो साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी। नहीं, अब साइन बी कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन सी को आप साइन ए प्लस बी लिख दो, कोई दिक्कत, और ये आ गया साइन ऑफ बी माइनस सी, इसको आप साइन ए को क्या लिख दो, बी प्लस सी, कोई दिक्कत। अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। इसका मतलब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी किस में आ गए, एपी में। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी किस में आ गए, समझ गया। ये प्रूफ मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि 2 बार सिर्फ इस प्रूफ पे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, मतलब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी जो इस प्रूफ के बीच में आती है, और उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे ये पूछा गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कमेंट करना है, मतलब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी में कमेंट करना है, मतलब उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करके आपको अपना आंसर देना है, इसलिए मैंने इसका प्रूफ कर दिया है। बाकी तो समझ रहे हो कि नहीं। या आगे बढ़े भाई, देख लीजिए कोई डाउट आ रहा हो तो आगे बात करें। अब हम बात करने जा रहे हैं आखिर इसके बाद जो सबसे अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो रिजल्ट हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो यही है, कोई भी 2 साइड ले लो और उनके बीच का एंगल, कोई भी 2 साइड ले लो और उनके बीच का एंगल उसका साइन, कोई भी 2 साइड ले लो और उनके बीच का एंगल। पहला ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये। इसी रिजल्ट को हम आगे कर देते हैं ए बी सी बाई 4r, और यही रिजल्ट घूम के बन जाता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस, कोई बेस इंटू हाइट लगाया। कोई भी 2 साइड उनके बीच के एंगल का साइन बाई 2, वही वेक्टर प्रोडक्ट, कोई भी 2 साइड और उनके बीच के एंगल का साइन, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यही होता है, बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट इनटू साइन ए, मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, इसीलिए एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन जिस प्लेन का एरिया आप निकालना है उस प्लेन के अबव या बिलो होती है अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज हैपनिंग एंटी क्लॉक और क्लॉक। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में इतने ही, यही 4 रिजल्ट है जो यूज होंगे, इसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप ज्यादा यूज नहीं करते। डन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, गुड। इसके बाद अगली चीज जो एक आध बार यूज हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से चलेंगे तो एक रिजल्ट ये पूछा गया लास्ट ईयर, एडवांस का ही क्वेश्चन था वैसे तो ये, बट मेन में आ सकता है, दैट इज कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी।
ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। कॉट ए कॉट बी कॉट सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। मैजिक नहीं है ये कोई, सिंपल सा रिजल्ट है। अब ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, आपने साइन और कोसाइन रूल पढ़ा है ना। तो अगर मैं कॉट ए को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस ए बाई साइन ए। अब ध्यान देना, कॉस रूल के हिसाब से चलोगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc साइन ए। अच्छा bc साइन ए अभी आपने पढ़ा क्या होता है, 2 डेल्टा। अरे हाँ है ना, तो ये रिजल्ट घूम के क्या बन जाता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। अब सोचो, इसमें आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल होगा और यही रिजल्ट घूम के आ जाएगा। तो बस ये दो चीजें लिख लीजिए ना, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा एंड कॉट ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। और ये मैंने आपको अभी प्रूव किया, अगर कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में होता है। ये अब यहां से प्रूव हो जाता है बहुत जल्दी। कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। हो गया, चलिए इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है सेंट्रॉयड में आती है। सेंट्रॉयड, डायरेक्ट सेंट्रॉयड लेके अभी तक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में तो नहीं पूछा गया है। डायरेक्ट सेंट्रॉयड लेके कोई रिजल्ट लगा के वैसा क्वेश्चन अभी तक उसमें नहीं आया है। बट हाँ सेंट्रॉयड चूंकि आपने स्ट्रेट लाइन के टाइम पे पढ़ा है तो सेंट्रॉयड के बारे में बस एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंट्रॉयड मीडियन से चलता है। अरे हाँ ना, तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो अगर हमें एडी मीडियन की बात करें तो एक रिजल्ट आपको ये पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ मीडियन। समझ गए, क्योंकि इसका यूज अभी तक तो हुआ नहीं बट हो सकता है, क्योंकि ये थ्योरम से आता है, उस थ्योरम का यूज एक्चुअल में होता है। समझ रहे हो, लेंथ ऑफ मीडियन में अगर एडी मीडियन है तो एक थ्योरम होती है, वो ये होती है कि एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर और इस स्क्वायर का ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इफ ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको याद रखने की टेक्निक बहुत आसान है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर प्लस इसके हाफ का स्क्वायर। यहीं से लेंथ ऑफ मीडियन आता है और ये सिंपल है, यहाँ पे कॉस रूल लगा के इसको प्रूफ कर दिया गया, कोई बड़ा टास्क नहीं है। सिर्फ इस ट्रायंगल में कॉस रूल लगा के रिजल्ट प्रूफ कर दिया गया, वो इतना बड़ा काम नहीं है आपके लिए। तो उसके प्रूफ में जाने की जरूरत है, इसे हम अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं, नाम में भी कुछ खास नहीं रखा है बट ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत अच्छा कोई क्वेश्चन जे मेन में तो नहीं बनेगा, जे एडवांस में कोई अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा तो उसमें थ्योरम लग सकती है। दैट इज अपोलोनियस थ्योरम, सही है। अच्छा इसी थ्योरम को यूज करके अगर आपने मीडियन निकाली, मीडियन एडी, तो एडी मीडियन कहां से डाली गई है ये बताओ, ए से, ए से डाली गई होगी तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बी और सी और ये होगा a बाई 2। अरे हाँ है ना, बोलो भाई, तो इसकी मीडियन की लेंथ होती है रूट अंडर जो दो साइड जिस पर मीडियन नहीं है उनके स्क्वायर का सम बाई 2 और जिस पर मीडियन है उसका हाफ स्क्वायर, ये मीडियन की लेंथ होती है। ये यहीं से मैंने लिखी है, समझ रहे हो कि नहीं। पहले बाई 2 कर दिया, फिर a बाई 2 का स्क्वायर, सॉरी a बाई 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो याद है हाँ है ना। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर
बाई 2 माइनस इसका हाफ, इसका स्क्वायर। तो अगर बी से डाली गई मीडियन लिखनी तो अब आसान हो जाएगा आपके लिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हाफ माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। सी से मीडियन डाल दिए तो भी आसान हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हाफ और माइनस सी बाई 2 का होल स्क्वायर। नहीं समझे तो लेंथ ऑफ मीडियन अब आपको समझ में आ गई होगी। डन है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्या बोलो भाई, अब मीडियन याद रखना अभी समझ में आ गया। मीडियन का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज होता है वो ये होता है सेंट्रॉइड का, कि अगर आपने किसी भी ट्रायंगल की तीनों मीडियन खींची तो जो सेंट्रॉइड होता है वो किसी भी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। तो वो पूरे एरिया को 2:1 में डिवाइड कर देता है। मतलब ये रेशियो 2:1 मेंटेन होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये एरिया होता है डेल्टा बाई 6, 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 डेल्टा बाई 6। तो सोचो ये एरिया कितना हुआ? डेल्टा बाई 3, डेल्टा बाई 3, डेल्टा बाई 3। यानी सेंट्रॉइड इज द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल एरिया। हाँ है ना? जी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को ही फिजिक्स में हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट टॉर्क बैलेंस होता है। पढ़ा होगा इतना तो क्योंकि मास बैलेंस हो गया है यहाँ पे भाई, एरिया इक्वल है तो पर यूनिट एरिया मास भी तो इक्वल ही हो गया ना। तो किसी भी मास का अगर आप टॉर्क निकालोगे तो इस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा। समझ गए सेंट्रॉइड? तो सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और सारे ट्रायंगल का एरिया, अच्छा डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा इस रूल को लगाने के लिए मैंने इस रूल का यूज किया था। कोई भी लाइन अगर आप यहां से यहां ड्रॉ करो और वो सामने वाली साइड को A:B में डिवाइड करे, इसका एरिया डेल्टा 1 और इसका एरिया डेल्टा 2 हो, तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 जो है वो भी क्या होता है? A/2। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी साइड अगर A:B के रेशियो में डिवाइड करती है तो ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है, क्योंकि हाइट सेम है। दोनों ट्रायंगल जो आपने बनाया उनकी हाइट सेम है, बेस लेंथ जिस रेशियो में होगी उसी रेशियो में एरिया हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो और साइड लेंथ का रेशियो सेम हो जाता है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दो ट्रायंगल में उसको डिवाइड करता है और उसका एरिया साइड लेंथ के जो एंगल, जिस एंगल को आप डिवाइड कर रहे हैं उसको बनाने वाली साइड के रेशियो में डिवाइड होता है एरिया, क्योंकि सामने वाली साइड उस रेशियो में डिवाइड होती है, तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाता है। नहीं समझ रहे हो? A:B में कंफ्यूज हो जाओगे तो ऐसा लगने लगेगा साइड आ गई, इसको λ1:λ2 लिख लो। A:B में वो साइड सी दिखने लगेंगी तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसी का यूज करके सेंट्रॉइड में कुछ आपसे पूछा जाता है। ठीक, बाकी सेंट्रॉइड का कोई खास रोल है नहीं, इतने से आपका सेंट्रॉइड डील हो जाएगा, कहीं इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाकी हो जाएगा। बाकी अब है रिजल्ट, अब रिजल्ट की तो फिर बहुत सारे हैं बट उनकी जरूरत पड़ेगी। सेंट्रॉइड के बाद अगली चीज आती है दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। मतलब ये वो है जो बहुत ज्यादा आपसे अभी तक पूछे ही नहीं गए, समझ रहे हो कि नहीं? अगला रिजल्ट आता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर आपने स्ट्रेट लाइन के टाइम पे पढ़ा ही था। सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जो साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, या मैं कहूं सर्कम सर्कल का सेंटर होता है। तो आपने किसी भी ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, उस कंस्ट्रक्टेड सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है उसे आप क्या बोलते हैं? वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही होता है, क्योंकि ये तीनों साइड लेंथ उसकी क्या हो जाती है? कॉर्ड।
और कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वही सर्किल का सेंटर होता है, तो पता ही है। समझ गया कि नहीं? तो सेंट्रॉइड के बारे में पहली चीज आर्क रेडियस होती है। ये मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, अगर यहाँ पर एंगल ए बन रहा है तो सेंटर पे 2a बनेगा, और अगर कोई भी कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे ए एंगल बनाती है और उसकी रेडियस r है तो उसकी लेंथ 2r साइन ए होती है। नहीं आया समझ में? दैट इज साइन रूल। तो ये वाली लेंथ ही क्या होती है? 2r साइन ए, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल बना रही है? ए। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें एक रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी कॉर्ड सर्किल के सेंटर पे अगर थीटा एंगल बना रही है सर्किल के सेंटर पे, तो सर्कमफ्रेंस पे θ/2 बनाएगी, तो उसकी लेंथ होती है 2r साइन θ/2। इसमें ये रिजल्ट मैंने लिखवाया एक्चुअली, और ये रिजल्ट मैंने वैसे स्ट्रेट लाइन के टाइम पे लिखवाया होगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इस रिजल्ट का यूज होता है एक्चुअली, इसलिए ये रिजल्ट, और ये साइन रूल ही है बेसिकली, a = 2r साइन ए। अरे तभी तो साइन रूल बोलते हो ना, a sin a is 2r, b sin b is 2r, c sin c is 2r। नहीं समझे कि नहीं? और सर्कम सेंटर में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। बाकी अब वो सारे रिजल्ट तो वही 2r sin a 2r sin b, बट उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो नहीं पढ़ते हैं, वो जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अब आ जाओ ऑर्थो सेंटर में। ऑर्थो सेंटर में वैसे तो कोई रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई मेन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं आता, उससे ज्यादा आप स्ट्रेट लाइन में पढ़िए। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है कि नहीं? बोलो, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक रिजल्ट मतलब बहुत ही रेयर कभी कभार पूछ लिया गया है, बाकी वो HA HB SC तो कभी नहीं पूछे जाते, वो छोड़ दीजिए। एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं। सोच के देख लो, ये दोनों एंगल 90 है ना, अगर आमने सामने के एंगल का सम 90 हो गया, 180 हो गया, तो चारों पॉइंट क्या हो गए? कॉन्साइक्लिक। सही है। अच्छा, ये 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं तो एक सर्कल के अंदर होंगे, उस सर्कल का डायमीटर होता है ये, क्योंकि तभी तो एंगल 90 बनेगा। इस ज्योमेट्री को ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये ज्योमेट्री एक आध बार क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गई है, बहुत ही रेयर। AD BE and CF are altitude of triangle ABC, तो BFHD are concyclic। मैं एक ही सर्कल, वैसे तो 3 सर्कल हो गए ना, विद BH एज डायमीटर। मैं एक ही रिजल्ट आपको ये बता दे रहा हूँ, रिजल्ट तो वैसे बहुत है बट उतनी की जरूरत आपको भी है नहीं, तो अननेसेसरी उतना इंफॉर्मेशन रखना भी जरूरी नहीं है। अभी AH है, BH है, CH है, SD है, HE है, सब रिजल्ट है। ये ट्रायंगल जो आपने DEF बनाया दैट इज पैरेलल ट्रायंगल, बट अभी उन सब की जरूरत है नहीं। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखना। बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन जो पूछा सकता है दैट इज लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD। सही है, AD इज हाइट, तो ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट बाई 2। तो जो एल्टीट्यूड की लेंथ होती है वो होती है 2 डेल्टा बाई ए। समझ गए कि नहीं? ए से डाला गया एल्टीट्यूड 2 डेल्टा बाई ए, बी से डाला गया एल्टीट्यूड 2 डेल्टा बाई बी, सी से डाला गया एल्टीट्यूड 2 डेल्टा बाई सी। अब इंपॉर्टेंट, एल्टीट्यूड की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अगर एबीसी एपी में है तो एल्टीट्यूड एचपी में होती है, अगर एल्टीट्यूड एचपी में है तो एबीसी एपी में। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, तो ए से डाला गया एल्टीट्यूड होता है 2 डेल्टा बाई ए, बी से डाला गया एल्टीट्यूड 2 डेल्टा बाई बी, और सी से डाला गया एल्टीट्यूड 2 डेल्टा बाई सी। ये तो अंडरस्टूड हो गया कि अगर ए बी सी किसमें है, आर इन एपी,
तो एल्टीट्यूड किस में होंगे? AD, BE एंड CF आर इन HP। अच्छा, दो बातें, जो लेंथ सबसे बड़ी है उसके सामने का एल्टीट्यूड सबसे छोटा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। ए एल्टीट्यूड की लेंथ साइड के रेसिप्रोकल पे डिपेंड करती है, तो अगर लेंथ बड़ी, कॉमन सेंस भी है ज्योमेट्री का भी, अगर लेंथ बड़ी हो जाएगी तो उसका एल्टीट्यूड तो छोटा ही हो जाएगा ना। अरे हाँ, है ना। तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट लार्जेस्ट लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, तो जो स्मॉलेस्ट साइड है उसके सामने वाला एल्टीट्यूड आपको बताना है, यानी जो स्मॉलेस्ट साइड अगर C है तो लार्जेस्ट एल्टीट्यूड 2 डेल्टा बाई C होगा। नहीं आया? अभी तक सिर्फ एल्टीट्यूड की लेंथ का ही रिजल्ट मोस्टली पूछा गया, बाकी तो नहीं पूछे गए। समझ रहे हो कि नहीं? डन? बोलो भाई। अभी आगे बढ़े। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑर्थो सेंटर के बाद, वो आता है इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर में, इन सेंटर क्या होता है? एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो तीनों साइड को क्या करता है? टच। एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो तीनों साइड को क्या करता है? टच। दैट इज इन सेंटर। ABC, या इसी को हम बोले तीनों साइड, तीनों इंटरनल एंगल का आप क्या खींचते हैं? एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर जहां पर कट करते हैं उसे आप क्या नाम दे देते हैं? इन सेंटर आई। और इन सेंटर ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो तीनों साइड को क्या करता है? टच। ऑब्वियसली ये रेडियस होती है स्मॉल आर। इन रेडियस स्मॉल आर होती है ना। तो स्मॉल आर का एक जो फेमस रिजल्ट है दैट इज डेल्टा बाई स्मॉल एस, या इसी को हम बोलते हैं S माइनस ए टेन A बाई 2, या इसी को हम बोलते हैं S माइनस बी टेन B बाई 2, या इसी को हम बोलते हैं S माइनस सी टेन C। 10 रूल तो पढ़ा है ना आपने, बस वहीं से लगा दिया। मैं डेल्टा बाई स्मॉल एस, डेल्टा बाई स्मॉल एस इज इनफ। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड स्मॉल एस इज एल्टीट्यूड की लेंथ। नहीं, स्मॉल एस इज सेमी पेरीमीटर, डेल्टा बाई स्मॉल एस इज इन रेडियस आर। ठीक है, इसमें जो एक रिजल्ट आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, अभी तक ये रिजल्ट कभी पूछा नहीं गया। जेईई में तो नहीं आया, जे एडवांस में 2 बार पूछा है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ तो उसका हो सकता है, तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। जैसे आपने, अब रिजल्ट याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे आपने कोई भी ट्रायंगल एबीसी खींचा, आपने ए का बाइसेक्टर खींचा, तो आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा एडी, तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एबी लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी ये होता है, ये बना बी और सी पे, तो 2BC अपॉन बी प्लस सी, 2BC अपॉन बी प्लस सी इंटू साइन A बाई 2 होता है सर। ऐसे साइन A बाई 2 ही होना चाहिए। ठीक, 2BC अपॉन बी प्लस सी इंटू साइन A बाई 2। ठीक है, याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो गया। वैसे साइन रूल लगा के नॉर्मल प्रूव हो जाता है। देखो, ये वाली लेंथ C/B में डिवाइड करती है,
तो ये वाली लेंथ हो गई AC बाई बी प्लस सी, क्योंकि ये पूरी लेंथ ही है ना। इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा दो खत्म। इस ट्रायंगल में आपने सिंपल क्या लगा दिया, साइन रूल। ये वाला क्योंकि ये प्रूफ साइन रूल से होता है, इसलिए पूछा जाने के चांसेस हाई है। ये समझे साइन रूल से कैसे प्रूफ किया मैंने। ये वाला रेशियो हो गया आपका C/B, ये तो ओके होगा ना। सामने एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को एंगल मेकिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। और ये पूरी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, ए, तो इतनी लेंथ क्या बची, AC बाई बी प्लस सी। अब अगर आप इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाएं तो साइन रूल क्या कहता है, साइन A/2 अपॉन AC अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू साइन B अपॉन AD। तो AD की जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी, AC अपॉन बी प्लस सी साइन B और इंटू साइन A/2। अच्छा, C साइन B को आप क्या बोल सकते हो, कुछ गड़बड़ किया क्या, सही लिखा ना ये। अच्छा, साइन A/2 डिनोमिनेटर में, साइन A, अच्छा हाँ गड़बड़ कर दिया, फिर यहाँ पे आएगा कॉस A, सही कर लो। अच्छा वो कर लिया, आया ना। अब देखो कैसे, साइन रूल के हिसाब से अगर आप चलोगे तो साइन B बाई बी इक्वल टू साइन C बाई सी होता है, तो साइन रूल पढ़ा है ना आपने। तो बताओ B साइन C इक्वल टू C साइन B होगा, अरे हाँ है ना। या इसी को अगर आप देखोगे तो ये साइन A बाई ए भी तो होता है, साइन A बाई ए, हाँ है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी, ये साइन रूल से चलो। तो A साइन C को आप C साइन B बोल सकते हो कि नहीं, A साइन B को C साइन A, C साइन A बोल सकते हो। बट हमें यहाँ चाहिए था A साइन B। तो पहले C रहने दो, A साइन B लिखो और अब साइन रूल लगाओ। तो साइन B बाई बी इक्वल टू साइन A बाई ए। अब बताओ A साइन B को क्या लिखोगे, B साइन, रख दो, ये आ जाएगा BC साइन A अपॉन B प्लस सी इंटू साइन A/2। साइन A/2 कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा, 2 cos। ये आ जाता है 2BC अपॉन B प्लस सी इंटू कॉस, अभी सही है। अब ये साइन रूल से प्रूव हो रहा है, इसलिए बन सकता है सिचुएशनली कि आपके सामने आ जाए, क्योंकि प्रॉपर साइन रूल है ये। तो याद रखने की टेक्निक बहुत सिंपल है, ए से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर लेंथ B2BC बाई बी प्लस सी इंटू इस वाले एंगल का कॉस, समझ रहे हो कि नहीं, इस वाले हाफ एंगल का कॉस। अच्छा, हाफ एंगल का कॉस लिखना आपको आता ही है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A बाई BC। अरे हाँ ये ना। तो अगर आपको तीनों साइड लेंथ पता है तो आप एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। इस पर इन सेंटर पे इतना ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं, हो गया। अच्छा, एक्स सेंटर अभी बहुत ज्यादा पूछा कभी गया नहीं, तो एक्स सेंटर पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो छोड़ दीजिए, ठीक है, जब आएगा तब देख लेंगे। इसके बाद आता है रेगुलर पॉलीगन की बात, इस पर बेस क्वेश्चन पूछा गया। रेगुलर पॉलीगन, वैसे तो रेगुलर पॉलीगन से हमारा मतलब एन साइडेड पॉलीगन होता है, तो उसमें सबसे पहले सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। तो सारे रेगुलर पॉलीगन, और वो भी रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए कन्वेक्स, कनकेव नहीं। ये रेगुलर पॉलीगन ज्योमेट्री जो होती है वो कन्वेक्स होती है, ध्यान रखिएगा, वो बताने की जरूरत नहीं, वो कन्वेक्स ही होती है। उसका सम होता है n-2 इंटू पाई, वेयर n इज साइड्स ऑफ पॉलीगन।
अच्छा ये रेगुलर हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, किसी भी पॉलीगन अगर एन साइडेड का कॉन्वेक्स पॉलीगन हो तो उसके इंटरनल एंगल का सम सेम होता है। ये सेम रिजल्ट है किसके लिए, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल फॉर एन साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो वो सेम होता है, दैट इज n-2 इंटू पाई, सेम, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन ही होता है, इसलिए उसमें भी इंटरनल एंगल का सम n-2 इंटू पाई होता है। एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो पूछा गया है एक आध बार, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन ही है 3 साइडेड का, तो उसका सम होता है पाई, दैट इज 3-2 इंटू पाई। समझ गया कि नहीं। रेगुलर पॉलीगन की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी गई वो एक ट्रायंगल में ही एक्सप्लेन हो जाएगी, और वो ये है कि मान लो कि आपने एक सर्कल लिया r रेडियस का और उसके अंदर एक रेगुलर पॉलीगन बनाया, n साइडेड का एक रेगुलर पॉलीगन बनाया, तो उसमें एक ट्रायंगल बनता है, बस उसी ट्रायंगल को हम समझ लेंगे, बस उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे आपने n साइडेड का पॉलीगन बनाया, तो ये आपने क्या बनाया, सरकम सर्कल है ना ये, बोलो भाई। तो ये जो सरकम सर्कल है n साइडेड के पॉलीगन, मतलब पॉलीगन है a1 a2 a3 डॉट 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 करते करते कहां तक, an तक, an तक ऐसे घूमते घूमते चला रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं o। अरे बोलो भाई, ये तो चूंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो सारे इंटरनल एंगल इक्वली डिवाइड होंगे, तो ये वाला एंगल आएगा 2 पाई बाई n, क्योंकि पूरा 2 पाई होगा ना, तो बाई n होगा। ये हो गई कैपिटल R, दैट इज इन सर्कम रेडियस, ये एक साइड लेंथ होगी, अरे हाँ है ना, इस साइड लेंथ को मान लेते हैं हम, कह दें a। अच्छा रेगुलर पॉलीगन है तो सारी साइड लेंथ सेम होगी a, हाँ है ना, बोलो भाई। तो जैसे आप इसका हाफ करोगे, ये वाला, मेरी बात समझ आ रही, तो ये हो जाएगी इन रेडियस स्मॉल r, ये क्या हो जाएगी, इन रेडियस स्मॉल, तो r हो गया क्या, सरकम रेडियस, और स्मॉल r क्या हो गया, इन रेडियस, किसके लिए, पॉलीगन के लिए, इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, है ना। और a क्या हो गया, साइड लेंथ। तो एक ट्रायंगल बस दिमाग में रखिएगा, ये वाला, इसी ट्रायंगल को जूम आउट करके मैंने बाहर किया, ये होता है a/2, ये होता है कैपिटल R, ये होता है स्मॉल r, और ये क्या होता है पाई बाई n। अब आपको जो रिजल्ट जैसे चाहिए होगा वो रिजल्ट यहाँ पर वैसे बना, जैसे आपको इस पूरे ट्रायंगल पूरे पॉलीगन का एरिया चाहिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसमें n मल्टीप्लाई कर दो। अब इस ट्रायंगल का एरिया हो गया r² इंटू साइन, अरे हाँ है ना, तो जैसे आपको पूरा एरिया चाहिए, एरिया हो गया n इंटू एक ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया r² इंटू साइन 2 पाई बाई n हो गया, ये हो गया कैपिटल R के टर्म में। अब सोचो इसी को अगर स्मॉल r के टर्म में लिखना हो तो क्या हम स्मॉल r की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के टर्म में रख सकते हैं, अरे हाँ है ना, तो स्मॉल r में आ जाए। अगर इसी में हमको साइड में रखना है तो कैपिटल R की वैल्यू हम साइड के टर्म में लिख सकते हैं, तो साइड के टर्म में आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस ये ट्रायंगल आप अपने दिमाग में रखिएगा, R R और a/2 में, तो रेगुलर पॉलीगन पूरा ही आपके पास रहेगा, इससे ज्यादा रेगुलर पॉलीगन में वेरिएशन होगा ही। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। हो गया तो देख लीजिए, कोई डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। हर ट्रायंगल की नहीं, अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल है तो ही आप ये बात बोल सकते हैं कि उसकी साइड का रेशियो कैसा है, 3:4:5। हर समय ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। अरे ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो, तीनों साइड एपी में है, पहली चीज तो आपको बता दी गई है, और दूसरा जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है, तो आपको साइड का रेशियो बताना है। तो 3 साइड आपको ट्रायंगल की दे रखी है,
सिंपल साइन रूल का परफेक्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सही है, तीनों साइड एपी में है, तो मान लो बड़ी वाली साइड ए प्लस डी है, ये ए है और ये है ए माइनस डी। अब एपी मेंटेन हो गई, तो जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, उसी के सामने की ग्रेटेस्ट एंगल होगा। तो डी अगर हम पॉजिटिव लेके चले तो बड़ा वाला एंगल, बड़ी वाली साइड होगी ए प्लस डी, तो उसके सामने का एंगल ही सबसे बड़ा होगा, मान लो ये ए है। अरे हाँ है ना, तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंगल बी होगा, तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है, ऐसा आपसे कहा गया। अरे हाँ है ना, तीनों साइड आपने एपी में ले ही ली है, बोलो भाई। और डी आपने पॉजिटिव लिया है तो ए प्लस डी सबसे बड़ा होगा, ए भी पॉजिटिव है, ए तो पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट होगा ही क्योंकि साइड एक लेंथ ए ही है। डी अगर पॉजिटिव लोगे तो ए प्लस डी सबसे बड़ी साइड होगी और ए माइनस डी सबसे छोटी साइड होगी। इन्फॉर्मेशन आपको इतनी सी दी है, इसी को आपको यूज करना है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताओ। तो ऑब्वियसली ए और डी का रिलेशन अगर निकाल लो तो रेशियो निकल आएगा, तो बस ए और डी का रिलेशन निकाल लो। अब उसके लिए आपको a इक्वल टू 2b को यूज करना है। अब बस ध्यान देना a इक्वल टू 2b कैसे यूज होगा, खेल बस इस बात का है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इस टाइप पे, जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल डबल है, इस पर कई रेशियो एंगल कई चीजें पूछी गई है। इसको यूज करने के लिए आपको सिर्फ साइन रूल और कोसाइन रूल लगाना होता है बस। अब वो कैसे लगाना है ये आपको सोचना है। हिंट मैं दे देता हूं, a इक्वल टू 2b है तो साइन a किसके बराबर होगा, साइन 2b। साइन 2b को लिख सकते हो 2 साइन b cos b। अरे हाँ है ना, तो ये बन गया साइन a बाई साइन b इज इक्वल टू 2 cos b। अब क्या हमें cos रूल पता है और इसका रेशियो भी पता है, साइन b इज टू साइन c क्या होगा, b बाई c। अरे साइन रूल के हिसाब से ये क्या होगा, a के सामने की साइड b के सामने की साइड। अरे हाँ है ना, बोलो भाई। तो ये रेशियो कितना आएगा, a प्लस डी बाई ए माइनस। अच्छा कॉस रूल तो आपको पता ही होता है, कॉस रूल क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए इंटू ए प्लस डी। एम आई करेक्ट और नॉट। अरे हाँ है ना, क्या साइन रूल लगाओगे तो साइन ए बाई ए प्लस डी साइन बी बाई ए माइनस डी तो रखोगे है, नहीं गलत है। अब यहां से बस ए और डी का रेशियो निकाल लो, क्वेश्चन खत्म हो गया, उसमें दिमाग लगाओ। कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली टैकल करना है बस, और कुछ नहीं। देखो अगर आप ऐसे आंख बंद करके कैलकुलेशन करोगे तो फंस जाओगे जाके। क्या करो, यहां से 2 कॉमन करो, देखो ए स्क्वायर ए प्लस डी स्क्वायर ए माइनस डी स्क्वायर, क्या ये 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर होगा, नहीं बोलो, तो 2ad कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ यार ना, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, सही लिखा है, हाँ ये सही लिखा है कि नहीं बस ये बताओ। 2ad कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4ad आएगा, अभी ठीक है। अरे हाँ है ना, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 2a कॉमन करके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो नहीं, और क्रॉस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो a प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 4d इंटू ए माइनस। रेस्ट तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, अब तो आगे कर ही लोगे। क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, और ये आएगा a स्क्वायर कितना ad प्लस 3ad, बोलो भाई, और साथ में कितना बचेगा माइनस 4d स्क्वायर, a स्क्वायर खत्म, बोलो भाई। यहां से कितना आएगा 5d स्क्वायर इक्वल टू ad, तो d a कितना आ जाएगा 5d,
बोलो भाई, ए कितना आ जाएगा? मैंने बताया ना, ए और डी का रेशियो निकाल। और ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसी आसानी से सिंप्लीफाई होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ए इक्वल टू 5d हो गया, रेशियो तो निकल ही जाएगा। बोलो भाई, कितना आ गया रेशियो? क्लियर हो गया? तो अब ये रिजल्ट आप ऐसे डायरेक्ट भी रख सकते हो, अगर तीनों साइड एपी में हो और ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस हो तो ए हमेशा 5d होता है। इसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अगर तीनों साइड एपी में हो और ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का क्या हो, ट्वाइस हो, तो ए हमेशा किसके बराबर होता है? 5d। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तीन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है और स्मॉलेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है, तो वो नंबर हमेशा 4, 5, 6 ही हो सकते हैं। या 4:5:6 के रेशियो में तीन कंजिक्यूटिव नंबर लोगे तो 4:5:6 डी वन ही लोगे तभी तो कंजिक्यूटिव आएगा। तो वो नंबर सिर्फ 4, 5, 6 ही हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां के पे उस सिचुएशन में आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं। तीन कंजिक्यूटिव नंबर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है ना, और ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है, तो सीधा आंसर 4, 5, 6 हो गया। क्योंकि उस केस में ए इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 5d। तो ये आप एज अ रिजल्ट भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन से हम दो तीन चीजें सीखते हैं। डन है भाई? गुड। कैसे इस सिचुएशन को टैकल करना है ये बात समझ में आ गई। कॉस और साइन रूल कैसे लगाना था, कॉस और साइन रूल ही सिंप्लीफाई करके लगाना था, बाकी काम आपको कुछ करना ही नहीं था। अब आज के बाद आपके पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि अगर साइड्स एपी में है और ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है तो ए हमेशा 5d होगा, या साइड का रेशियो 4:5:6 होगा। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? गुड। इसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा ही गया है। इसमें आपसे क्या है कि अगर हमको साइड, मैंने आपको कॉस रूल लिखते वक्त ये बात बोली थी कि अगर आपको साइड की वैल्यू या साइड का रेशियो मिल जाए तो आप क्या निकाल सकते हैं? कॉस एंगल की वैल्यू। यहाँ पे साइड की लेंथ तो मिल ही जाएगी ना, उसका रेशियो तो सामने है ही। कैसे सामने है भाई? तीनों अगर इक्वल है तो b प्लस सी का मतलब 11 लैम्डा है, c प्लस ए का मतलब 12 लैम्डा है, और a प्लस बी का मतलब 13 लैम्डा है। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मतलब 18 लैम्डा है। तीनों को ऐड कर दिया 36/2। तो a कितना आ गया? 7 लैम्डा। b कितना आ गया? 6 लैम्डा। और c कितना आ गया? 5 लैम्डा। अब एक बार एबीसी आ गए तो क्या हम एंगल निकाल सकते हैं? कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस, तीनों निकाल लो। अगर आपको साइड का रेशियो पता है तो आप एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नहीं आया समझ में? बताओ तीनों रेशियो बताओ, फिर तो उसके बाद इक्वल करके लिख देना। बताइए आंसर क्विक। ए के लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बीसी लगा देंगे। कितना आ रहा है? सॉल्व करके तीनों वैल्यू निकालनी है सबको। तो व्हाट इज कॉस ए? 1/30, 1/5। कॉस ए इज 1/5, सही है। आंसर एक्चुअल में इसका सी है, 7:19:25। अब आंसर बाकी मैथ करो।
19/35. अगला आएगा 19/35, वेरी गुड। 5/7. अगला आंसर आएगा 5/7। तो ये लिखा हुआ है 7/35, ये लिखा हुआ है 19/35 और ये लिखा हुआ है 25/35। इसीलिए आंसर आएगा cos A/7, cos B/19 and cos C/25 is equals to 35. तो अल्फा इज 7, बीटा इज 17, 19 एंड गामा इज 25। और एक बार आपको साइड का रेशियो मिल जाएगा तो कॉस का रेशियो तो कॉस रूल से आप निकाल ही लेंगे, उसकी आपको जरूरत नहीं है। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं आया समझ में? हो गया भाई, 1/35 नहीं कांस्टेंट है, मतलब कोई खास अंतर नहीं। समझ गया नहीं क्वेश्चन भाई? समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अब आइए, बाकी ये सब तो अब साइड वाइड लेंथ दी है, ये तो कर ही लोगे। ये क्या है? ये टावर वाला, ये साइन ये वाला होता है जरा। एक ये क्वेश्चन करो, एक ये भी कर ही लो। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। ये देखा ये क्वेश्चन, ये तो आप देखते हुए बता दोगे। ए को लिख दोगे b प्लस सी, इसको लिख दोगे c माइनस सी। नहीं 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 नहीं, सी मतलब अब तो सॉल्व कर लोगे ना, साइन रूल लगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सी साइड लेंथ से मिल जाएगा। तो इसका भी बता ही देना आंसर। ये तो आपने प्रूफ किया ही है वैसे ना, मतलब इस टाइप का एक रिजल्ट प्रूफ किया था तो पता ही होगा। साइन रूल ही मेजर आता है, साइन रूल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वही घूम फिर के पूछी जा सकती, उसके अलावा बहुत वैरायटी वाले क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए अभी तक। एंगल π/6 है तो x की वैल्यू सीधा रिजल्ट लगा दीजिए। एक ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमावदार है। चलिए बच्चे 5 क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करो। एक ट्रायंगल एबीसी है, AB 5 यूनिट है, एंगल बी cos इनवर्स 3/5 है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 5, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा गया है। थिंक एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन है, क्या और मिल जाए तो काम हो जाएगा, बस उसी इंफॉर्मेशन पे फोकस करिएगा, सिंप्लीफाई करके आंसर ले लीजिएगा। उसके लिए एक डायग्राम तो बनाओगे ही ना। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी 5 है और बी एंगल अगर थीटा है तो cos b की वैल्यू है 3/5 और सर्कम रेडियस r जो है वो है 5 यूनिट। तो आपको एरिया चाहिए, सोचो एरिया के लिए क्या चाहिए, थिंक क्या मिल जाए तो आपका काम हो सकता है। बोलो, अगर आपको किसी तरीके से ये वाली लेंथ मिल जाए तो काम हो जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो, तभी तो आप सीधा एरिया निकाल लोगे ना, क्योंकि ये वाला एंगल अगर पता है तो इसका साइन तो पता ही होगा ना फिर। बोलो भाई, आप दिमाग चलाओ।